हेलो दोस्तों, तो आप सभी को फिर से स्वागत है अपना चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों का रखा है। और 30 प्रश्न तीनों सब्जेक्ट से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। और हम लोग रेलवे के लिए ये प्रश्न चला रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलिए, और हम लोग अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो किस चीज़ का किया जाता है? ए ओडोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी टेट्रामीटर, या बी सॉरी डी बैरोमीटर। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या रहा है? ओडोमीटर। ओडोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाइक उक में जो दूरी मापा जाता है वही ओडोमीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है। चलिए, थर्मोमीटर का क्या दूसरा भी क्या रहा है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये सभी को पता है कि शरीर के तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर हो गया सी टेट्रोमीटर। टेट्रामीटर। ठीक है। तो सी हो गया टेट्रामीटर। टेट्रामीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? टेट्रामीटर का प्रयोग किसी चीज के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा में प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? इसका आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। अच्छा, पूछ दे कि प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है। अगर मीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 15। क्या हो जाएगा? 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमको क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका बारे में बताइए कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, बल, आर्द्रता, विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। क्या मापा जाता है? आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो गया। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? मतलब यहाँ मीटर में सब अवसर दिया हुआ है, तो मीटर में हम लोग को निकालना कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। ठीक है। तो आप लोग बताइए जरूर कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा। ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 × 10 के पावर 9, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि 10 के पावर -9 भी लिखते हैं। ठीक है। 10 के पावर क्या लिखते हैं? -9 मीटर भी लिखते हैं। ठीक है। 10 के पावर -9 मीटर भी लिखते हैं। ठीक है। चलिए, आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा यंत्र है जिसको समुद्र के स्तर से ऊपर, माने जब पनडुब्बी पानी में डूबा हुआ रहता है तो ऊपर के देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पायरोमीटर, एपीडियास एपीडियास्कोप, या फिर ओडोमीटर, या पेरियास्कोप। चलिए, इसका आंसर दीजिए। 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पेरिया स्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिया स्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? 1 कूलम्ब/1 सेकेंड। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है।
एक एम्पियर में कितना कूलम होता है? एक एम्पियर में 1 कूलम पर सेकेंड, जो उसे दिया गया एक सेकेंड लिखा ना, इसको में वही हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 7 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये पहले भी एक बार आ गया था। इसका आंसर आप लोग को याद होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था इवान गेलिस्टा टोरिसेला, कहते टोरिसेली, ठीक है। इवान गेलिस्टा टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ जाना है थर्मोमीटर का प्रयोग किस लिए किया था? तो तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो दूध होता है उसकी शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और डी डी जो कह रहा है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, जैसे करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है? ये आप लोग को बताना है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बार बार क्वेश्चन यही आ गया। अच्छा कोई बात नहीं है, इसे देख लीजिए। ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसमें दिया गया तो थर्मोमीटर, अभी हम लोग जाने कि तापमान मापने के लिए शरीर का तापमान मापने के थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेट्रोमीटर कुछ नहीं, कोई उपकरण नहीं होता है ये, कोई, ठीक है। इसका से कुछ मापा, कुछ भी मापा नहीं जाता है। अच्छा, ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर के बारे में पहले बताया था मैंने कि ओडोमीटर से जो वाहन होती है उसका दूरी मापा जाता है। जो वाहन द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे मापता है कौन? ओडोमीटर, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। जैसे एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों का खपत हो रहा है, ठीक है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना हो जाएगा? मतलब जो ऊर्जा निकलेगा, बनेगा, उसको जूल में परिवर्तित करना है, ठीक है। जूल में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए आगे जान लेते हैं कि यहाँ 100 इकाई बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 100 इकाई मतलब 100 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है? कितना जूल होता है? तो एक यूनिट बराबर, थोड़ा मौज से लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए कि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। क्या होता है? 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। अब इसी में अगर देख ले कि 100 यूनिट, तो 100 यूनिट को अगर निकाले हम लोग, 100 यूनिट बराबर, तो अगर इसमें गुना कर देते हैं 100 से हम लोग, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर, जैसे 6 है, ठीक है। 100 पर 2 जीरो तो ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, 10 के पावर 8 जूल, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा मैं मौज से लिख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3.6 गुने 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3.6 गुने 10 के पावर 8 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 8 जूल, ऑप्शन नंबर
डी मेरा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब भौतिक परिवर्तन वो होना चाहिए जिसे परिवर्तन होने के बाद उसे पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है, वो भौतिक होता है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, भौतिक परिवर्तन इस, इसमें देखिए कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब हम लोग को क्या करना है, रासायनिक परिवर्तन होगा वो। ठोसों का द्रव्यों में पिघलना, तो ठोस का द्रव में पिघलना क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जल बर्फ जो है वो पिघल कर द्रव हो जाएगा, तो फिर उसको जमा कर हम लोग ठोस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गैसों का द्रव्यों में द्रवीकरण, मतलब गैस जो है वो द्रव में बन जाएगा, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं पदार्थों का किण्वन। नहीं, पदार्थों का किण्वन जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, पदार्थों का किण्वन जो हुआ ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पदार्थों का किण्वन क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसमें द्रव्यों का गैस में वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर वही वैसा ही आ गया है, इसमें हम लोग खोजेंगे कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कौन सा इसका रासायनिक परिवर्तन है, इसको देखते हैं। मक्खन का खट्टा होना, देखिए पहले वाला आंसर ही हम लोग का सही है। मक्खन जो है एक बार खट्टा हो जाएगा तो उसे उसके खट्टापन को दोबारा हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो खट्टा रहेगा तो खट्टा ही रहेगा और खट्टा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके खट्टापन को हटाया नहीं जाएगा, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, हाँ तो CO2 से सूखी बर्फ बनाना और फिर बर्फ से CO2 बन जाएगा, इसलिए भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, तो प्लेटिनम तार को गर्म किया जाएगा, वो फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर से गर्म कर देंगे, तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, लोहे का चुंबकीकरण, ठीक है, लोहा जब चुंबकीकरण हो जाएगा फिर उससे चुंबकीकरण हट जाएगा, फिर से चुंबकीकरण उसको किया जा सकता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर प्रश्न में आ गए हम लोग कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो कौन है इसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या रहा, ईंधन का दहन। ईंधन का दहन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईंधन एक बार जल गया तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग दूसरा जगह से ला सकते हैं लेकिन जो जल गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। तो अगला क्या करा कि अम्लीयकृत जल का वैद्युतीय अपघटन। ठीक है, अम्लीयकृत जल जो है उसका वैद्युतीय अपघटन, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अम्लीयकृत जल का वैद्युतीय अपघटन एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना, लोहा में को जंग लगेगा तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जंग लग के वो खराब हो जाएगा, वो दोबारा से उसे लोहा बनाया नहीं जा सकता। प्लेटिनम तार का जलना, और देखिए प्लेटिनम तार का गर्म गर्म होना वो भौतिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जलना, जो जल गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। अभी मैंने बताया था कि लोहे में जंग लगना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है चौथा 15 नंबर क्वेश्चन, इन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही में परिवर्तित परिवर्तित होना, दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या है, कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो पहला नंबर दूध का दही में परिवर्तन होना ही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और अन्य सब क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देता है, उदारपतन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियनीकरण या अस्मक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निष्क्रियीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, निष्क्रियीकरण। जैसे इसके बारे में आपको पता नहीं लग रहा होगा कि निष्क्रियीकरण क्या है, तो इसको
दूसरा नाम क्या है? उदासीकरण, ठीक है। उदासीकरण इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि उदासीकरण क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अम्ल और क्षार को मिलने से क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है, ठीक है। और उसमें से फिर दोबारा अम्ल और क्षार को निकाला नहीं जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आज सिर्फ क्वेश्चन आया है किसे? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मैंने रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना, हाँ भोजन पचेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पचने के बाद वो दोबारा भोजन नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए दूध का दही बनना, दूध का दही बनना थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन, हाँ देखिए ये भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। जल का जल वाष्प में, जल जो है वो वाष्प में बदल जाएगा, तो वाष्प को फिर से जमा करके उसको जल में परिवर्तित किया जा सकता है। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, ये आ गया बायोलॉजी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इसको हम पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी है। कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, कीड़ों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में नहीं किया जाता है, इसको किस में किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। किसको किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या करा है? बी नंबर करा है मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास, ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। चलिए आगे क्यों चलते हैं। सी नंबर क्या करा है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी में किसका प्रयोग किया जाए, किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्यों चलता है। डी क्या कह रहा है कि जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन, जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का, तो इसका क्या हो जाएगा? इकोलॉजी। किसमें? जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसको किया जाता है कहाँ? परिस्थितिकी, जिसको कहते हैं इकोलॉजी। किसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इकोलॉजी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन के लिए संबंधित है? मैंने यकृत के उपचार एवं अध्ययन के लिए जाना जाता है। कौन किस चीज़ में जाना जाता है? तो यकृत के बारे में उसको हमें बताया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर क्या करा है? हेल्कोलॉजी, हेल्कोलॉजी, हेल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका किया जाता है? तो अल्सर का अध्ययन किया जाता है हेल्कोलॉजी में, ठीक है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका? तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अच्छा अगला क्या कह रहा है कि हेटेरोलॉजी, हेटेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है अलग अलग जीवों या प्रजातियों के बीच जो है अंगों, उत्कों और जैविक संरचनाओं में असमानताओं का अध्ययन इसको में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि अगला प्रश्न करा है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो किस में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं में से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी, इसको अगर पुरातात्विक संबंधित जो रहेगा वो आर्कियोलॉजी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता था? एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान के शाखा में आता है, ठीक है। तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित इसका में पढ़ा जाता है।
ठीक है। मुख्य रूप से किस चीज़ का था, प्रजनन और स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी समस्याओं के बारे में एंड्रोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी में क्या होगा, तो पुरुषों के बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एंड्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बायो इकोलॉजी कहते हैं तो बायो इकोलॉजी में किसका, तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार के स्टाकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। किसका, क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी में किसका आता है, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन या लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है इसको मैं डेस्मोलॉजी में। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, ये 27 नंबर प्रश्न करा है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन में गहरा संबंध है। सोचिए, समाज शास्त्र के अध्ययन में गहरा संबंध है। ठीक है, मानव जाति का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी हो जाएगा, एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एडाफोलॉजी। ठीक है, एडाफोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एडाफोलॉजी। अच्छा, एंड्रोलॉजी में किसका किया जाता है, दो क्वेश्चन आया था। तो पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में। ठीक है, अच्छा, एग्रो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है एग्रोबायोलॉजी में। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलें। तो डेस्मोलॉजी, क्या होता है, डेस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है, लिगामेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको में क्या होता है, तो निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी, क्या करा है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, तो शरीर के क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन किया जाता है। शरीर का क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन इसमें किया जाता है, फिजियोलॉजी में किया जाता है। अच्छा, अनुवांशिकी का में क्या होता है, तो इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से उन्नति क्रमागत उन्नति में क्या होगा, क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों का, कि कोई भी अनुवांशिक लक्षण है पिता से बच्चे उसके बेटे में आना, ये सब अध्ययन कहाँ तक, क्रमागत उन्नति में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न और आज के लिए लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के समान करते हैं कहलाता है। फिर से पढ़ देते हैं कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध विरोध करते हैं या संक्रमण को
संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। क्या हो जाता है तीसरा नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जरूर बताइएगा। जैसे हम अब बता के जाएंगे, ठीक है, छोड़ के नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी। तो जो हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ऐसे ही पर डे का क्लास आता रहेगा, ठीक है। कभी कभी एक आध छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास ऐसे लगभग आते रहेंगे, ठीक है। और देखिए कैसा लगा, अगर कोई दिक्कत है जरूर कमेंट करें कि कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते पढ़िए और अगले को भी पढ़ने के लिए शेयर करते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।